नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज गिनती जारी है। 32 चरणों में घोसी उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर 14 टेबल बनाए गए हैं। काउंटिंग के लिए 19 मतगणना टीमों का चयन भी किया गया है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षक की तैनाती भी की गई है, जबकि 600 आरक्षी, 2 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। घोसी में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के दारा सिंह चौहान के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की वोटिंग में भी समाजवादी प्रत्याशी सुधाकर सिंह 1992 वोट से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी को अब तक 10,334 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 8,342 वोट मिले हैं। तो देखिए, घोसी उपचुनाव का नतीजा आ जाएगा। कुछ ही देर में तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने चरणों में काउंटिंग होगी, अभी कितनी काउंटिंग हो चुकी है? मैं आपको बताऊं कि विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें मतगणना हो रहा है। 32 में से 3 राउंड हो चुके हैं। 3 राउंड की मतगणना में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान, तो तीनों राउंड में पीछे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार वहां पर किया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अभी 3 राउंड में लगभग 1000 कुछ वोट से आगे चल रही है। तो अब किस तरीके से चुनाव के नतीजे आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी 32 राउंड की गणना होनी है। 32 में से अभी 3 ही राउंड की गणना हो पाई है। जी रितेश, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी वहां पर डटे हुए हैं? क्योंकि जिस दिन से वोटिंग हो रही थी उसी दिन से आरोप लगाए जा रहे थे कि धांधली हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। अभी क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? क्या अभी भी वहां कार्यकर्ता डटे हुए हैं? देखिए मयूरी, मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हूँ उसमें एक हर्ष का एक माहौल जगा हुआ है। जिस तरीके से 3 राउंड में समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो उम्मीदवार है सुधाकर सिंह, वो आगे चल रहे हैं। हालांकि 10 पार्टियों ने नामांकन किया था मऊ के घोसी उपचुनाव में, जिसमें से अभी केवल 2 ही प्रत्याशी आमने सामने है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान, दूसरी बात करें तो सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के, दोनों में काफी की टक्कर बताई जा रही है। सुबह से जब काउंटिंग की शुरुआत हुई है तो पूरे सुरक्षा घेरे में सीसीटीवी कैमरा के साथ में और वहां पर पुलिस सुरक्षा बल भी लगाए गए हैं, विशेष पुलिस सुरक्षा बल भी लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किया गए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से 3 राउंड में आगे चले हैं तो वहां पर जुटना शुरू हो गया है। हालांकि अभी ये कोई नतीजे नहीं है, क्योंकि अभी इसमें बाकी राउंड बचे हुए हैं। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पूरी साथ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की और इंडिया गठबंधन की INDA जो गठबंधन है उसकी भी साथ इस पर लगी होगी कि किस तरीके से उपचुनाव में ये चुनाव जीत सकते हैं या हार सकते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनता ने तय कर लिया है, वो बक्से में बंद हो चुका है, जिसकी काउंटिंग लगातार जारी है और आज ही उसका नतीजा आ जाएगा। मऊ में जो उपचुनाव हो रहा है घोसी में, उसका नतीजा भी आपके सामने होगा। फिलहाल वहां पर कार्यकर्ता जो है अब यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। अब आगे जो राउंड होंगे उसमें पता चलेगा कौन आगे और कौन पीछे। रितेश, देखिए सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है और दोनों दलों ने जीत का दावा किया है, लेकिन ये तो जनता बताएगी कि आखिर मौका किसे देना है। अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो दोनों दलों ने जनता के बीच कौन कौन से मुद्दे रखे हैं जीत के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कार्य किए हैं उस कार्य को उनके नेताओं ने वहां पर जाके चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर गिनाया है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मिनिस्टर है, नगर विकास मंत्री हैं, तो AK शर्मा, वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था और अनगिनत वादे भी किए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी इससे अभी काफी दूर है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, तो अभी वो इस तरह की कोई वादे नहीं कर सकते। हालांकि वो जो वादे करते हैं उन वादों में अगर अब देखी जाए पिछली गवर्नमेंट को उठा करके योगी 2.0 के पहले जो सरकारें थी, जो वादे किए गए थे वो वादे कहीं ना कहीं अधूरे थे, जिसको लेकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया था और भारतीय जनता पार्टी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार बनी। तो इस उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी ने जताया है और पूरी जनता को दिखाया है। तो जनता उस हिसाब से फैसला करने के लिए सोच चुकी है। सभी जो दोनों उम्मीदवार हैं उनका जो मताधिकार उनके लिए किया गया था वो पेटी में बंद है। अब उसकी गणना की जा रही है। गणना के बाद शायद जाहिर हो जाएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का पर्चम लहरा रहा है या वहां पर समाजवादी पार्टी का। ये तो देखने वाली बात है कि फिलहाल अभी मतगणना जारी है। रितेश, देखिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दोनों दलों के लिए लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से अभी 2024 का चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इस बीच में INDI ने जो टीम गठित किया, 63 दलों ने, घटक दलों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई। तो इस तरीके से अगर इसको भी देखा जा रहा है तो ये साख पर लगी हुई ये चीज है। जो मऊ घोसी चुनाव जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं मयूरी कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां अपनी साख बचाएंगी। इसमें ये तय हो जाएगा कि क्या होमवर्क इन्होंने किया, समाजवादी पार्टी ने क्या होमवर्क किया है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या होमवर्क किया है। दारा सिंह चौहान का क्या मऊ घोसी विधानसभा क्षेत्र में उनका कैसा रहा है, जो क्षेत्र की जनता है उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रहा है, इन सबको देख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितनी वोट गए हैं ये आपके सामने है। 3 राउंड हो चुका है। 3 राउंड के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह अभी 1000 से ज्यादा वोटों से आगे। तो रितेश देखिए, समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। अभी हम कह नहीं सकते कि किसका पलड़ा भारी है या तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन किस तरह का उत्साह समाजवादी पार्टी में अभी देखने को मिल रहा है क्योंकि सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में उत्साह तो होगा क्योंकि अगर वो राउंड में आगे चल रहे हैं तो उनको ये जरूर फैसला उन्होंने किया होगा कि आगे भी जितने राउंड बचे उन राउंड में वो आगे होंगे। तो शुरुआत यहाँ से हुई है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन पलड़ा कब पलट जाए, कब फिगर भारी हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये जनता का मताधिकार है। जनता अपने मत का प्रयोग किस तरह करिए, अभी किस जगह के बक्से खुले हैं, किस जगह की पेटी खुली है, हो सकता है उस जगह पर उनके वोटर्स हो। अभी भारतीय जनता पार्टी के खाते वाला है जो पेटी है वो ना खुली हो, तो अब ये अभी कहना मुश्किल होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं पीछे नहीं है। वो भी अगली जो बॉक्स है, अगले जो पेटियां है उनकी गणना का इंतजार कर रहे हैं और वो ये कयास लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के साथ वहां पर विजयी होगी। जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बाजू स्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर का सर्वे पिछले 33 दिनों से जारी है। सर्वे में कई ऐतिहासिक साक्ष्य पाने के बाद ASI अब सर्वे को लंबा चलाएगी। वाराणसी जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी सर्वे की समयावधि बढ़ाने पर सुनवाई होगी। ASI ने अब तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर प्रस्तुत कर दी है। एक्सटेंशन एप्लीकेशन के जरिए सर्वे में 56 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है। कोर्ट ASI को समय बढ़ाने के साथ नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। तो बता दें, ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला जज की अदालत में आज समय सीमा बढ़ाने को लेकर सुनवाई होगी। ASI सर्वे बढ़ाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिस मामले में आज सुनवाई होगी। तो जिला जज की अदालत में ये सुनवाई होगी। बता दें कि ASI अब सर्वे को लंबा चलाने जा रही है और इसको लेकर आज इस मामले में सुनवाई होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बाजू स्थल को छोड़कर संपूर्ण परिसर का सर्वे बता दें पिछले 33 दिनों से लगातार जारी है। सर्वे में कई ऐतिहासिक साक्ष्य पाने के बाद ASI अब सर्वे को लंबा चलाने जा रही है। वाराणसी जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी सर्वे की समयावधि बढ़ाने पर सुनवाई होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए वाराणसी जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी सर्वे की समय सीमा बढ़ाने पर सुनवाई होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तरीके से बात की जाए, ASI ने ज्ञानवापी के सर्वे और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8 सप्ताह यानी कि 56 दिन का समय मांगा है। तो इधर इस पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वास की अदालत में आज इस मामले की सुनवाई होनी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, साथ ही जो श्रृंगार गौरी है, इसके मूल वाद पे लंबित जो आवेदन की सुनवाई होगी। इसके साथ साथ वजह स्थल के साथ जो शिवलिंग के जो साक्ष्य बताए जा रहे हैं, वो जो आकृति जैसी जो सर्वे की मांग शामिल है। अंजुमन की तरफ से भी इस मामले में अगर बात की जाए तो इस सर्वे में जो धार्मिक स्थल है उसको चिन्हित
इसको जो है रोकने की जो बात कही जा रही है उसकी भी सुनवाई होनी है। तो इन सभी मामलों को लेकर के जो बात की जाए, जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में लगातार एएसआई सर्वे कर रही है, तो उसमें जो साक्ष्य जो मिल रहे हैं, उसके साथ साथ जो शिवलिंग की बात की जा रही है, वजू स्थल की बात की जा रही है, धार्मिक जो गुंबद है उन पर जो आकृति मिली है, उन सभी को जो सुरक्षित रखने की जो बात कही जा रही है, तो इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से 56 दिनों का और समय मांगा गया है, तो इस मामले को लेकर के एएसआई अभी और जो सर्वे कर रही है उसके लिए समय मांगने के साथ साथ जो और इसके साक्ष्य हैं वो इकट्ठा कर रही है। तो इसके साथ साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एएसआई अपनी जो रिपोर्ट पूरी तैयार कर रही है वो जो कोर्ट में पेश करेगी, तो कहीं ना कहीं इसमें जो ज्ञानवापी में मस्जिद और मंदिर का जो मामला है वो साफ हो पाएगा। फिलहाल जिस तरीके से याचिकाएं जो दायर की गई थी, उन याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई को लेकर के जो अभी आज सुनवाई होनी है, तो इस सुनवाई पर भी एक अहम फैसला आ सकता है, क्योंकि अंजुमन की तरफ से जिस तरीके से इस मामले को लेकर के रोकने की जो बात कही जा रही है, लेकिन जो अगर दोनों पक्ष के जो वकील हैं उनको भी वो भी आज सामने होंगे, दोनों की बहस भी होगी। इसके बाद जो कोर्ट फैसला लेगी उसके आधार पर ही आगे की जो रणनीति है वो तैयार होगी। फिलहाल जो एएसआई है वो अपना काम कर रही है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट पूरी तैयार नहीं हो पाई है मयूरी जी। और इसके साथ साथ जो 56 दिनों का समय मांगा गया, उस 56 दिनों में जो और चीजें हैं उनको जो है पूरा कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वहां पे टीम लगी है वो हर पहलू की जांच कर रही है। इसके साथ साथ अगर सीसीटीवी की बात की जाए, सीसीटीवी के साथ पूरी निगरानी की जा रही है, क्योंकि चौतरफा सीसीटीवी लगाई गई है चारों तरफ, और उसी सीसीटीवी के आधार पर ये पूरी जांच हो रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। जिस तरीके से आरोप प्रति आरोप जो लग रहे हैं कि उसमें जो गड़बड़ी की जा रही है, शिवलिंग की बात की जाए, वजू स्थल की बात की जाए, इन सभी को लेकर के जो एक आरोप प्रति आरोप है उन सभी की निगरानी के लिए सीसीटीवी से जो है लगाए गए हैं। उसके साथ साथ जो वहां के साक्ष्य मिले हैं उनको भी सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा मयूरी जी कि जिस तरीके से आज जो सुनवाई हो रही है वो अहम सुनवाई है, और उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला आता है या फिर क्या कुछ इस पर निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि अंजुमन की तरफ से जो इसको रोकने की बात कही जा रही है और दूसरे पक्ष की तरफ से लगातार इस मामले को लेकर के वहां पर जो है बात की जाए धार्मिक स्थल बनाने की जो मांग है, उन सभी मामलों को लेकर के आज एक अहम फैसला होगा। उस फैसले के बाद देखना ये होगा कि आखिर ये जो एएसआई का सर्वे है ये आखिर कितने समय तक और चलेगा। करीम, देखिए एएसआई ने अब तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर प्रस्तुत कर दी है। अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं, क्या इसकी कोई जानकारी है? मयूरी जी, इस मामले में साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वजू स्थल की जो बात की जा रही थी या फिर जो गुम्बद की बात की जा रही थी, गुम्बद पर जो आकृतियां मिली थी उसकी बात की जा रही थी, क्योंकि ऐसे कई चीजें हैं जिस चीज को लेकर के दावा साफ हो रहा है कि जिस ज्ञानवापी को जिस तरीके से मंदिर कहा जाए, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से कुछ चीजें जो ऐसी मिली हैं, जो आकृतियों को लेकर के, शिवलिंग को लेकर के, वजू स्थल की जगह को लेकर के, तो इन सभी चीजों को लेकर के जो अभी दावा जो मजबूत होने की जो बात की जा रही है, उन सभी दावों को लेकर के जो दूसरा पक्ष अंजुमन की ओर से वो इसमें दावा कर रहा है कि इस सर्वे को रोका जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कहा जा रहा है कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है। तो दोनों ही जो वकील हैं वो अपना दावा मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि जो अभी 56 दिनों का समय मांगा गया, जो अपनी एक रिपोर्ट इन्होंने एएसआई ने तैयार की है, उस रिपोर्ट में अभी जो साक्ष्य मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, क्योंकि वो जो टीम है वो टीम अभी अपनी जांच पूरी कर रही है, उस जांच के बाद ही कुछ अहम फैसला होगा। फिलहाल अभी जो रिपोर्टों की बात की है उसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट अभी इस मामले में किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है, वो सर्वे अभी करा रही है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में लगातार तेजी से विकास कर रहा है। काशी में शुरू हुई क्रूज सेवा आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को प्रणाम करेगी। साथ ही यहां मौजूद पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह क्रूज को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना करेंगे और जल्द ही यह सेवा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और तीर्थराज प्रयागराज तक पहुंच सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए काशी के बाद अब अयोध्या की बारी है। कल से रामलला की नगरी में क्रूज की सवारी कर सकेंगे लोग। देखिए मयूरी, मैं आपको बताऊं कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ये क्रूज चलाने की बात जो कही जा रही है, आज ये पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शाम को 5 बजे वहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 45 फीट लंबे इस क्रूज में 70 से 100 लोग सवार हो सकेंगे। 15 फीट इसकी चौड़ाई है। काशी विश्वनाथ में यानी वाराणसी में पहले क्रू का जो है वो किया गया था विस्तार वहां पर, उसके बाद में अब अयोध्या में किया जा रहा है। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस तरीके की कवायद की है। और आज राम की नगरी अयोध्या में आप देख सकेंगे 5 बजे के आसपास वहां पर भारी भीड़ होगी और काफी भक्त वहां पर इकट्ठा होंगे, क्योंकि क्रूज जिस तरीके से चलाया जा रहा है, अभी तक
छोटे छोटे नाविक का सहारा लेकर के पर्यटन होता था, लोग जाते थे, दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन पूरी तरीके से आधुनिकता को देखते हुए गुजरात में इसका निर्माण कराया गया है। गुजरात में बनाने के बाद दिल्ली तक इसको लाया गया और दिल्ली के बाद आज अयोध्या जी में ये क्रूज पहुंचा है और क्रूज का नाम जटायु रखा गया है। जटायु क्रूज में मैं आपको बताऊं मयूरी की इसमें पूरी तरीके से आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से पानी की सतह पर ये 18 किलोमीटर में इसका सफर होगा, जो जानकारी मिल रही है संस्कृति विभाग से, तो यही जानकारी मिल रही है कि ये 45 फुट चौड़ा है, 45 फुट लंबा है और 2 तल का है ये। तो पूरी तरीके से वहां पर पर्यटन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का अयोध्या जी में जो ये जटायु और क्रूज का निर्माण कराया गया, ये कहीं ना कहीं बेहद ही रोमांचक बात है और पूरे अयोध्या वासियों के लिए, बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए। रितेश, लोगों को इस क्रूज में और क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी और लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है क्रूज को लेकर? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में जो क्रूज ये चलाया जा रहा है, क्रूज जो चलाया जा रहा है, इसमें पूरी कलाकृतियां उकेरी गई हैं। यानी इसमें भरत मिलाप से लेकर के लक्ष्मण को जब मूर्छा आई थी, शक्ति बाण लगा था, उसकी पूरी कलाकृतियां हैं। इसमें जटायु जी भी हैं, इसमें हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो वो सारी कलाकृतियां इसमें है। उसके अलावा इसके अंदर क्रूज के अंदर में टीवी लगाए गए हैं, टेलीविजन के जरिए वहां पर रामायण की कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। पूरी जो संस्कृति विरासत है उसके बारे में लोगों को दिखाया जाएगा। यानी कि उस क्रूज में जो 70 से 100 लोग सफर करेंगे, उस सफर के दौरान अयोध्या के बारे में पूरी तरीके से जो ऐतिहासिक धरोहर है उसके बारे में, जो सनातन धर्म है उसके बारे में और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, सारी चीजों को उस टीवी में दिखाया जाएगा। रितेश, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे, आगे के लिए रवाना करेंगे। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या जी में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आज क्रूज जिस तरीके से शाम को 5 बजे रवाना किया जाएगा, वहां पर भारी पुलिस पर तैनात किया गया है। वहां पर जितने भी वहां के पुलिस अधिकारी मौके पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। शाम को 5 बजे वहां पर इसको रवाना किया जाएगा। तो इस तरीके से अयोध्या जी में एक खुशी का लहर है। वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो लगातार वहां पर जुट रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी पहल होगी। अभी तक छोटी नावों से लोगों ने सफर किया होगा, अब जो जिस तरीके से क्रूज चलाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है और भारत के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि जो धरोहर अयोध्या जी में है वो धरोहर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अयोध्या जी में चलाया जाएगा, जानकारी ये भी मिल रही है कि क्रूज को इसके बाद मथुरा में भी चलाया जा सकता है, वहां पर भी चलाने की बात कही जा रही है, प्रयागराज में भी चलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, आज हरी झंडी दिखाने के बाद 18 किलोमीटर का सफर होगा इस क्रूज का, 70 से 100 लोग इसमें सवार होंगे। जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।